Hello everyone, welcome to Classes with Poonam. We are doing chapter number 7 of class 6 history. The name of this chapter is Ashoka the Emperor who gave up war. इस चैप्टर में हम एक ऐसे एम्परर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जिसने युद्ध को पूरी तरह से त्याग दिया था और उनका नेम था अशोका। अब अगर हम अपनी हिस्ट्री को पढ़ते हैं किसी भी टाइप की, यानी कि चाहे हम 6, 7, 8 किसी भी क्लास में की या फिर वैसे भी जनरली अगर हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जो किंग्स होते थे वो अपने एरिया को एक्सपेंड करने के लिए या फिर उसकी डेवलपमेंट के लिए दूसरे एरियाज़ के ऊपर अटैक करते रहते थे, दूसरे किंग्स के ऊपर अटैक करते थे। वहाँ से जो रिसोर्सेज मिलते उन रिसोर्सेज का यूज़ अपने एरिया के डेवलपमेंट के लिए करते थे और कई बार जो है उस एरिया को अपने एरिया में मिक्स कर लेते थे और इस तरीके से अपने किंगडम को वो एक्सपेंड करते थे। बट अशोका पहला ऐसा किंग था जिसने युद्ध को कॉन्कर भी किया और उसके बाद भी जो है उसने युद्ध को पूरी तरह से त्याग कर दिया था। तो पूरी तरह से युद्ध त्याग कर दिया था तो किस तरीके से उसने जो है अपने एरिया को एक्सपेंड किया होगा या फिर अपने एरिया को कैसे डेवलप किया होगा, यही हम इस चैप्टर में डिस्कस कर रहे हैं। कुछ पार्ट हम कर चुके हैं और वो मैं पहले वाले वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उसको चेक कर सकते हैं। हमने क्या क्या डिस्कस किया था। सबसे पहला पॉइंट जो हमने डिस्कस किया था वो था अ वेरी बिग किंगडम एंड एम्पायर। अशोका का जो किंगडम था उसको एम्पायर कहा जाता था, साम्राज्य कहा जाता था, राज्य नहीं कहा जाता था। क्यों साम्राज्य कहा जाता था? देखिए, किंगडम छोटा होता है और एम्पायर बड़ा होता है और अशोका ने हमारी कंट्री में ऑलमोस्ट सभी पार्ट्स पे अपना रूल किया। ये जो आपको रेड डॉट दिखाई दे रही हैं ये अशोका का रूल करने का एरिया था। सो हम देख सकते हैं ऑलमोस्ट हमारी कंट्री में पूरा ही उसने जो है रूल किया है, तो इसीलिए उसके किंगडम को एम्पायर कहा गया था। ओके, आफ्टर दैट हमने डिस्कस किया था रूलिंग द एम्पायर। अब इतने बड़े एरिया में वो रूल कर रहे हैं तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हर एक प्लेस पर सेम टाइप के रूल्स को वो फॉलो करते होंगे, क्योंकि जो हिली एरिया है वहाँ पर अलग टाइप के रूल्स होंगे। राजस्थान मीन्स वी कैन से डेजर्टेड एरिया जो है वहाँ पर अलग टाइप के रूल्स होंगे। डेक्कन प्लेटू के जो एरिया है वहाँ पर अलग टाइप के रूल्स होंगे। मीन्स डिफरेंट टाइप के एरिया में डिफरेंट टाइप्स के रूल्स को फॉलो किया जाता था, क्योंकि डिफरेंट एरिया में डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट टाइप के क्लॉथ्स और डिफरेंट टाइप का फूड हैबिट्स वाले लोग रहते थे। मीन्स सेम टाइप के क्लॉथ्स वो लोग नहीं पहनते थे, सेम टाइप की फूड हैबिट्स नहीं थी, सेम टाइप की लैंग्वेज भी नहीं बोलते थे, अलग अलग लैंग्वेज बोलते थे। ओके, अब वो किस तरीके से रूल करते थे? जो उनकी 3 मेन सिटीज़ थी लाइक पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला, यहाँ पर राजा जो है डायरेक्ट रूल करते थे। पाटलिपुत्र में स्पेशली उनका डायरेक्ट रूल होता था। जो उज्जैन और तक्षशिला थी वहाँ पर किंग ने अपने सन्स को एज अ गवर्नर अपॉइंट किया था और उनके सन्स ही वहाँ से रूल करते थे। मीन्स उनको एज अ किंग नहीं वहाँ पर भेजा गया था, वो एज अ गवर्नर उनको अपॉइंट किया गया था और वो लोग ही वहाँ से रूल करते थे। अगर हम बात करें टाउन्स और विलेजेस की, तो टाउन्स और विलेजेस में राजा ने अपने ऑफिशियल्स को अपॉइंट किया था और वो ऑफिशियल्स जो है राजा के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग उस एरिया में रूल करते थे या फिर उस एरिया में जो है उस एरिया को रन करते थे। वहाँ से टैक्स कलेक्ट करते थे, लोगों की कोई प्रॉब्लम्स होती थी तो उनको सॉल्व भी करते थे। आफ्टर दैट अगर हम फॉरेस्ट की बात करें तो जो फॉरेस्ट वाला एरिया था वो ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट एरिया था, मतलब राजा का रूल वहाँ पर नहीं चलता था। बट हाँ, जैसे दूसरे लोगों से टैक्स कलेक्ट किया जाता था वैसे फॉरेस्ट में रहने वाले लोगों से ये एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो राजा को टाइम टू टाइम ट्रिब्यूट देते रहें। ट्रिब्यूट में उनको क्या देना होता था? जो भी चीज़ें उनको फॉरेस्ट से मिलती थी, लाइक कुछ एनिमल्स जो कि इंपॉर्टेंट होते थे युद्ध के लिए, वॉर के लिए, जैसे कि एलिफेंट एंड हॉर्सेस, वो उनको पकड़ते थे और किंग को गिफ्ट देते थे। कुछ दूसरी चीज़ें जो फॉरेस्ट प्रोडक्शन होते थे जो कि उनके एम्पायर में काम आ सकती थी वो भी वो जो है किंग को दिया करते थे। सो इस तरीके से जो है अलग अलग एरिया में अलग अलग तरीके से रूल किया जाता था। अब यहाँ तक तो हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे स्पेशली अशोका के बारे में। ये मौर्यन एम्पायर के बारे में हमने डिस्कस किया ना कि मौर्यन एम्पायर को एम्पायर आखिर क्यों कहा जाता था, क्योंकि वो बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ था और मौर्यन एम्पायर में किंग्स जो है रूल कैसे करते थे, किस तरीके के रूल्स को वो फॉलो करते थे। अब हम अशोका के बारे में डिस्कस करेंगे। अशोका अ यूनिक रूलर। अशोका यूनिक रूलर कैसे थे? अशोका मौर्यन एम्पायर के बहुत ही फेमस रूलर थे। वो पहले अकेले ऐसे रूलर थे जिन्होंने अपने मैसेजेस को इंस्क्रिप्शंस के थ्रू लोगों तक पहुंचाया। अब इंस्क्रिप्शन क्या होता है? किसी भी हार्ड सरफेस जैसे कि कोई रॉक है या फिर मेटल है उसके ऊपर जो है स्क्रिप्ट्स को खुदवा दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड इंस्क्रिप्शंस। और वो हार्ड रॉक पे क्यों खुदवा दिया जाता है? ताकि वो लंबे टाइम तक चलता रहे, वो डिस्ट्रॉय ना हो। पहले जो है पाम ट्रीज के जो लीव्स होते थे या फिर बाग होती थी उनके ऊपर लिखवाया जाता था, बट वो टाइम के साथ जो है क्या हो जाते थे, खराब हो जाते थे या फिर उनको दीमक खा जाती थी। बट अशोका पहले ऐसे रूलर थे जिन्होंने जो है हार्ड सरफेस पर रॉक्स और मेटल जैसे चीज़ों पर जो है उन्होंने अपने मैसेजेस को लिखवाया।
ओके और ये लंबे टाइम तक चले। इवन हिस्टोरियंस को आज भी उनके मैसेजेस मिले हैं, तभी हमें पता चला अशोका के बारे में कि भाई हाँ उन्होंने युद्ध को छोड़ दिया था। सो अशोका पहले ऐसे रूलर थे जिन्होंने अपने मैसेजेस को लोगों के पास जो है इंस्क्रिप्शंस के थ्रू सेंड किया। मतलब राजा क्या करते थे, प्रोक्लेमेशन करवाते थे, मतलब कि उनकी भाषण दे देते थे या फिर उनको जो है लोगों तक डिस्क्राइब करवा देते थे ऑरली। बट ऑरली जो है भुला दिया जाता है, तो इसीलिए अशोका क्या करते थे, अपने मैसेजेस को इंस्क्रिप्शंस पर खुदवा कर उनको जो है कहीं कहीं पर रखवा देते थे, प्लेस करवा देते थे अपने एरिया में। मोस्टली जो अशोका की जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो प्राकृत और ब्राह्मी स्क्रिप्ट्स में लिखी हुई हैं। प्राकृत और ब्राह्मी स्क्रिप्ट्स उस टाइम पर आम लोगों की भाषाएं थी, तो कि आम लोग भी उनके मैसेजेस को अच्छी तरह से समझ सके, इसीलिए अशोका जो है अपने इंस्क्रिप्शंस पर प्राकृत और ब्राह्मी लैंग्वेज का यूज़ किया करते थे। अब अशोकाज वॉर इन कलिंग, कलिंग में अशोका का वॉर। कलिंग कौन सा एरिया था, आज का जो कोस्टल उड़ीसा है ना, उसका एंशिएंट नेम, उसका जो पुराना नेम था वो कलिंग था। कलिंग का वॉर ही वो वॉर था जिस वॉर के बाद अशोका ने युद्ध करना छोड़ दिया था। अब ऐसा क्या वहाँ पर उन्होंने देखा, वो देखने के बाद उन्होंने जो है डिसाइड किया कि भाई हाँ वो वॉर नहीं करेंगे, तो वो क्या था विल डिस्कस। अशोका ने कलिंग के युद्ध को लड़ा और इवन उसको कॉन्कर भी किया, और वहाँ पर कॉन्कर करने के बाद जो हॉरिफाइड सीन उन्होंने देखा, वो देखने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो कभी भी वॉर नहीं करेंगे। उन्होंने वायलेंस देखा कि लोग किस तरीके से एक दूसरे को मार रहे हैं, ब्लड शेड देखा, और ये सब देखने के बाद उन्होंने पक्के से डिसाइड किया कि वो कभी भी वॉर नहीं करेंगे। यही अकेले हिस्ट्री में अकेले ऐसे किंग थे जिन्होंने युद्ध को जीता भी, और जीतने के बाद जो है वॉर करने से मना कर दिया। दूसरे किंग्स भी जो है वॉर को त्याग देते थे, युद्ध को त्याग देते थे, लेकिन हारने के बाद कि भाई अब हम हार गए हैं, हमारे पास और कुछ तो रहा नहीं है, इसीलिए हम लोग जो है युद्ध को त्याग देते हैं। बट अशोका पहले ऐसे किंग थे जिन्होंने युद्ध को त्यागा, और वो किसके बाद उन्होंने त्यागा था, जीतने के बाद त्यागा था। अब अशोकास इंस्क्रिप्शन डिस्क्राइब द कलिंग वॉर। हिस्टोरियंस को कैसे पता चला कि कलिंग वॉर में क्या हुआ था। अब अशोका के जो इंस्क्रिप्शंस मिले हैं उन्हीं से हिस्टोरियंस को पता चला कि कलिंग के युद्ध में क्या हुआ था। एक्चुअली वो क्या बताते हैं कि जो कलिंग का युद्ध था वो उन्होंने किस टाइम पर जीता था, जब वो किंग बने थे। किंग बनने के 8 ईयर्स बाद उन्होंने जो है कलिंग के युद्ध को जीत लिया था, कलिंग के ऊपर कॉन्कर्ड कर लिया था। लेकिन वहाँ पर अबाउट 1.5 लाख जो पीपल थे वो पकड़े गए थे, और 1 लाख लोग जो है मारे गए थे। 1 लाख कोई कम काउंटिंग नहीं होती है, 1 लाख लोग मारे गए थे, और 1.5 लाख लोगों को उन्होंने जो है पकड़कर जेल में डाल दिया था। अशोका कहते हैं ये सीन देखकर मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ, दिस फिल्ड में विद सोरो। सो Whenever वो आगे क्या कहते हैं, क्यों उन्हें दुख हुआ कि जब भी किसी इंडिपेंडेंट लैंड को कॉन्कर किया जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं, बहुत सारे लोगों को बंदी बना दिया जाता है। इवन जो कुछ इनोसेंट पीपल होते हैं जैसे कि ब्राह्मण और मॉन्क्स, वो भी मारे जाते हैं युद्ध में, क्योंकि दूसरे साइड का जो पीपल होते हैं, जो किंग या जो फिर उनके सोल्जर होते थे, वो सबको मार देते थे, इवन ब्राह्मण और मॉन्क्स को भी। आगे वो क्या कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, स्लेव्स और सर्वेंट्स का बड़ा ध्यान रखते हैं, उनको प्यार भी करते हैं, तो ऐसे अच्छे लोग भी युद्ध में मारे जाते हैं। तो इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ इस ब्लड शेड को देखकर, इस वायलेंस को देखकर, और मैं डिसाइड करता हूँ कि भाई अब मैं युद्ध नहीं करूँगा, मैं धम्मा को अपनाऊंगा। धम्मा का मतलब होता है धर्म, मतलब कि अपने कुछ स्पेसिफिक रूल बना लेना। उन्होंने यही रूल बनाए कि भाई हाँ बड़ों का आदर करना है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है, किसी को भी परेशान नहीं करना है। तो ये उनके धम्मा के रूल थे, जो धम्मा के और रूल थे डिस्क्राइब में, हम उनको नीचे डिस्कस करेंगे। सो वो क्या कहते हैं कि मैं अब युद्ध को छोड़ दूंगा और धम्मा को अपनाऊंगा। मैं बिलीव करता हूँ कि लोगों को धम्मा की हेल्प से जीतना फार बेटर है युद्ध की हेल्प से जीतना। हालांकि वो कहते हैं युद्ध से भी मैं लोगों को कॉन्कर कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं धम्मा से जो है लोगों को कॉन्कर करूँगा तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। और वो कह रहे हैं कि मैं ये मैसेज इसीलिए इंस्क्राइब करवा रहा हूँ ताकि फ्यूचर में मेरे जो ग्रैंडसन होंगे वो भी युद्ध ना करने के बारे में सोचे। इंस्टेड इसके अलावा वो ये सोचे कि भाई हाँ वो धम्मा को कैसे स्प्रेड करें। तो ये कलिंग के वॉर के बारे में उन्होंने अपने इंस्क्रिप्शंस में लिखा हुआ है, जहाँ से हमें पता चला है कि भाई हाँ क्यों अशोका ने युद्ध करना छोड़ दिया था। ना व्हाट वाज अशोकास धम्मा। अब धम्मा को उन्होंने अपना लिया था, लेकिन अशोका का धम्मा आखिर था क्या। अशोका के धम्म में किसी तरह की कोई जो है वर्शिप नहीं की जाती थी, पूजा नहीं की जाती थी किसी भी देवी या देवता की, और ना ही किसी तरह का कोई सेक्रीफाइस परफॉर्म किया जाता था, मतलब यज्ञ भी नहीं किया जाता था। तो वो क्या बताते हैं, वो फील करते हैं कि जैसे एक फादर
अपने बच्चे को सारी टीचिंग देता है। मतलब एक फादर अपने बच्चे को ये बताते हैं कि भाई क्या सही है क्या गलत है, वैसे ही वो कहते हैं कि मेरे सब्जेक्ट्स यानी कि मेरी जो प्रजा है उनको इंस्ट्रक्ट करना मेरी ही ड्यूटी है। और इसीलिए वो उन्होंने जो है धम्मा को अपनाया। इसके साथ साथ वो बुद्धा की टीचिंग से भी इंस्पायर्ड हुए थे। बुद्धा की टीचिंग्स भी तो यही थी कि भाई हाँ, हमें किसी को भी परेशान नहीं करना चाहिए, दुख नहीं देना चाहिए। सेम ऐसी ही टीचिंग अशोका की धम्मा की भी थी। देयर वर नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स दैट ट्रबल्ड हिम। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स थी जो उनको परेशानी में डाल देती थी। क्या क्या प्रॉब्लम थी? सबसे पहली चीज़ तो उनके जो इतना बड़ा एरिया था जहाँ पर वो रूल करते थे, तो उस एरिया में डिफरेंट रिलीजियंस के लोग रहते थे और अलग अलग धर्मों के अगर लोग हैं तो समटाइम्स जो है लोगों के बीच में झगड़ा भी हो जाता था। एनिमल्स की बलि दी जाती थी, जो स्लेव और सर्वेंट्स होते थे उनको इल ट्रीट किया जाता था। इसके साथ साथ फैमिलीज़ में भी और इवन नेबर्स यानी कि पड़ोसियों में भी झगड़े होते रहते थे। और अशोका को यही लगता था कि ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, जो झगड़े हैं, उन सबको सोल्व करना उसी की ड्यूटी है और वो ये सब जो है धम्मा की हेल्प से ही सॉल्व करना चाहते थे। और इसीलिए उन्होंने जो है कुछ ऑफिशियल्स को अपॉइंट किया जिनको वो कहा करते थे धम्मा महामात्य। धम्मा महामात्य क्या करते थे? प्लेस टू प्लेस जाते थे और लोगों को धम्मा के बारे में बताते थे। अब अशोका अपने मैसेज को इंस्क्रिप्शंस पर इंस्क्राइब करते थे, बट राज्य में कुछ ऐसे लोग भी थे जो अनपढ़ हुआ करते थे, तो इसीलिए धम्मा महामात्य को अशोका बोलते थे कि इंस्ट्रक्ट करते थे कि ऐसे लोग जो इन मैसेजेस को पढ़ नहीं सकते हैं, इलिटरेट हैं, उनको रीड करके सुनाएं ताकि वो भी जो है इस मैसेज को अच्छी तरह से समझ सकें। ओके, अशोका ने अपने मैसेंजर्स को इवन इंडिया में ही नहीं, मतलब जिस एरिया में वो रूल करते थे वहीं पर स्प्रेड नहीं किया, इवन बाहर की दूसरी लैंड्स में भी भेजा, जैसे कि सीरिया, इजिप्ट, ग्रीस एंड श्रीलंका में भी उन्होंने जो है अपने धम्मा महामात्य को भेजा ताकि वो धम्मा के मैसेज को स्प्रेड कर सके। अब उन्होंने अपने राज्य की डेवलपमेंट के लिए क्या क्या किया? उन्होंने रोड्स बनवाए, कुएं खुदवाए, इसके साथ साथ रेस्ट हाउस बनवाए ताकि जो आने जाने वाले लोग हैं वहाँ पर रेस्ट कर सकें। साथ उसके ही साथ उन्होंने जो है ह्यूमन बींग और एनिमल्स के ट्रीटमेंट के लिए जो मेडिकल्स भी ओपन करवाए, अस्पताल भी बनाए। अब अशोकाज मैसेज टू हिज सब्जेक्ट्स, अशोका का मैसेज अपने प्रजा के लिए, अपनी प्रजा को वो क्या मेन मैसेज देना चाहते थे वो बताते हैं कि लोग जो है कुछ स्पेशल ओकेजन्स जैसे कि कभी वो बीमार पड़ जाएं या फिर किसी के बच्चे का बर्थ होता है या मैरिज होती है या फिर जो है लोग लंबी जर्नीज पर जाते हैं, तो उससे पहले वो सभी लोग जो है अलग अलग रिचुअल्स यानी कि अलग अलग टाइप के सेक्रीफाइस को परफॉर्म करते हैं, यज्ञों को करते हैं। तो वो कहते हैं इन सेक्रीफाइस को करने का कोई ये जो सेक्रीफाइसेस हैं ना, ये जो रिचुअल्स हैं, ये यूजफुल बिल्कुल भी नहीं है। इंस्टेड ऑफ दीज रिचुअल्स हमें इन प्रैक्टिस को अपनाना चाहिए, हमें दूसरी प्रैक्टिसेस को अपनाना चाहिए जो कि ज़्यादा फ्रूटफुल होंगी। अब वो दूसरी प्रैक्टिसेस क्या थी? सबसे पहली जो थी, दीज आर बीइंग जेंटल विद द स्लेव्स एंड द सर्वेंट्स। जो स्लेव्स एंड सर्वेंट्स हैं उनके साथ बहुत जेंटल रहना है, बहुत प्यार से रहना है, अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करनी है। जो जितने भी क्रीचर्स हैं, मतलब जितनी भी, चाहे छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, ह्यूमन बीइंग है, कोई भी कितने भी क्रीचर्स हैं इस पूरे वर्ल्ड में, सबके साथ कंपेशन के साथ पेश आना है, मतलब कि सबके साथ प्यार के साथ पेश आना है, किसी को भी हार्म नहीं पहुंचाना है। जो ब्राह्मण और मॉन्क्स हैं उन सबको गिफ्ट भी देने हैं। साथ ही कुछ लोगों की हैबिट होती है कि अपने रिलीजन की प्रेज करना, अपने धर्म की प्रेज करना और दूसरों के धर्म को क्रिटिसाइज करना। तो वो क्या कहते हैं कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें सबके जो रिलीजन है, सबके जो धर्म है, उन सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर हम सिर्फ अपनी रिलीजन की प्रेज कर रहे हैं, दूसरे के रिलीजन को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो हम उसके धर्म को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, बल्कि हम अपने धर्म को हार्म कर रहे हैं। सो ये सारी टीचिंग, ये सारे के सारे मैसेज जो है अशोका अपने लोगों को देना चाहते थे। कितनी अच्छी बातें उन्होंने कही हैं, बिल्कुल नॉर्मल लाइफ की बातें हैं। किसी देवी देवता की कोई पूजा नहीं करनी थी, कोई यज्ञ नहीं करना था। नॉर्मली एक अच्छा इंसान बनने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वही उनकी धम्मा में थी। क्या कि भाई हाँ, अपने सर्वेंट्स और स्लेव्स जो हैं उनके साथ अच्छे से व्यवहार करो, अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करो, जितने भी क्रीचर्स हैं इस पूरे वर्ल्ड में, इस धरती पर, इस अर्थ पर, सबको जो है रिस्पेक्ट दो, किसी को हार्म ना पहुंचाओ। दूसरों के रिलीजियंस की भी ऐसे ही रिस्पेक्ट करो जैसे आप अपने के करते हो। मतलब जब आप अपने धर्म को बड़ा मानते हो ना, अगर आप अपने धर्म को बड़ा, दूसरों के धर्म को छोटा मान रहे हो, तो आप दूसरों के धर्म को हार्म नहीं कर रहे हो। वो क्या कहते थे, इस तरीके से हम अपने ही धर्म को हार्म करते हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। सो यही टीचिंग अशोका जो है अपने सब्जेक्ट्स, अपनी प्रजा को देना चाहते थे और हमें भी जो है उनके टीचिंग से बहुत कुछ सीखना चाहिए। तो ये था अशोका के बारे में, और यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट भी होता है। बट इसके साथ साथ यहाँ पर एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गिवन है अबाउट द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, वो भी हम पढ़ेंगे।
मौर्यन एम्पायर एस्टेब्लिश्ड होने से नियर अबाउट 2400 ईयर्स पहले जो चाइना के एम्परर्स थे उन्होंने एक ग्रेट वॉल बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया था। ये ग्रेट वॉल उन्होंने क्यों बिल्ड की थी? जो पेस्ट्रल यानी कि जो पशु चरवाहक जो लोग थे वो क्या करते थे, चाइना में आते थे और लोगों के ऊपर अटैक करते थे, उनकी संपत्ति को लेकर चले जाते थे। सो उन पेस्टोरल पीपल से बचने के लिए चाइनीज़ जो एम्परर थे उन्होंने इस वॉल को कंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट किया। ओवर अबाउट 200 ईयर्स तक ये वॉल कंस्ट्रक्ट होती रही। क्यों होती रही? क्योंकि चाइना की जो बाउंड्रीज जो फ्रंटियर्स थी ना वो चेंज होती रही। कभी किसी राजा ने उस एरिया को जीत लिया, फिर चाइनीज़ एम्परर ने उसको दोबारा से जीत लिया, मतलब ऐसे जो है उसकी फ्रंटियर्स चेंज होती रही। इसीलिए 2000 सालों तक इस वॉल का निर्माण होता ही रहा था। ये जो वॉल है नियर अबाउट 6400 किलोमीटर लंबी है और इसको स्टोन्स और ब्रिक्स की हेल्प से बनाया गया है विद अ रोड अलॉन्ग द टॉप। और इसका ऊपर वाला जो एरिया ना, आप यहाँ से ऊपर जो देख सकते हैं यहाँ पर रोड बना हुआ है। ओके, सेवरल थाउजेंड लोगों ने इस बिल्ड को बनाने इस वॉल को बिल्ड करने में वर्क किया था। और देयर आर वॉच टावर्स अलोंग दैट डिस्टेंस अबाउट 100 to 200 मीटर। और 100 से 200 मीटर की दूरी पर टावर्स भी बने हुए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इन टावर्स की हेल्प से लोग जो है अपनी फ्रंटियर्स की रक्षा किया करते थे, मतलब देखा करते थे कि भाई हाँ कोई दूसरा किंग आ तो नहीं रहा अटैक करने के लिए, ये सारी चीज़ें वो लोग चेक किया करते थे। इवन आज भी जो है चाइनीज सोल्जर्स यहाँ पर अपॉइंटेड होते हैं अपनी कंट्री की रक्षा करने के लिए। ओके, सो ये है चाइना की ग्रेट वॉल के बारे में। सो यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। हमने अशोका के बारे में सीखा कि कैसे वो अपने इतने बड़े एरिया के ऊपर रूल करती थी, कैसे उन्होंने धम्मा को अपनाया, क्या क्या उनकी धम्मा की टीचिंग्स थी। सो आई होप आपको जो है हर एक चीज़ क्लियर हो गई होगी। प्लीज लेट मी इन द कमेंट सेक्शन, लाइक एंड शेयर माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर न्यू अपडेट। थैंक यू, बाय बाय, कीप लर्निंग।